नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे थोड़े आपके जोड़ तोड़ की, यानी आपके जॉइंट्स की, आपके हड्डियों की और उस आम बीमारी की जो कि एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले चुकी है। और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर अविनाश जैन रूमेटोलॉजिस्ट हैं। आप क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी में डीएम हैं और जयपुर के सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं। आपको वैसे तो 14 वर्षों का अनुभव है, लेकिन 8 वर्षों का अनुभव इसमें रूमेटोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जैसे विभिन्न संस्थानों से फेलोशिप मिल चुकी है। आप इंडियन रूमेटोलॉजी सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं और 35 से अधिक रिसर्च पेपर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो हमारे दर्शकों को जिज्ञासा हो रही होगी कि हमने कहा जोड़ों की बात करेंगे, उस तरह की बीमारियों की बात करेंगे और रूमेटोलॉजी से हमने बातचीत शुरू की है। तो एक रूमेटोलॉजिस्ट जो होता है वो किस तरह का डॉक्टर होता है? देखिए, रूमेटोलॉजी पूरी डिग्री तो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी है, जहाँ रूमेटोलॉजी शब्द का मतलब गठियावात से, संधिवात से है, और इम्यूनोलॉजी मतलब शरीर का जो इम्यून सिस्टम है हम उससे डील करते हैं, जिसको हम स्वप्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़, आई थिंक वो ज़्यादा ऐसा शब्द है जो ज़्यादा लोगों ने सुन रखा होगा, उन सब बीमारियों से हम डील करते हैं। ये ब्रांच जनरली मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स करने के बाद एक डीएम प्रोग्राम होता है, जिसमें इसकी 3 साल की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो शरीर के जॉइंट्स, शरीर के इम्यून सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब जॉइंट से जोड़ने वाली जो मांसपेशियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उन सब बीमारियों से को हम देखते हैं। और इसकी एक विपरीत भी होती है जो बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है कि आपका इम्यून सिस्टम ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, जिसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं या इनबॉर्न एरर ऑफ इम्यूनिटी। इन बीमारियों को हम लोग डील करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पर तो हम यही समझते हैं कि जब आपको हड्डियों की समस्या हो रही है और जो गठिया की दिक्कत हो रही है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास चले जाओ। तो हड्डी वाला डॉक्टर इलाज करेगा और एक रूमेटोलॉजिस्ट इलाज करेगा, इन दोनों के इलाज में क्या फ़र्क होगा? दोनों के इलाज, उसके लिए पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या ये आर्थराइटिस है, जिसका मतलब आर्थ्रॉन मतलब होता है जोड़, आइटिस मतलब होता है सूजन। तो जब भी एक या उससे अधिक जोड़ में दर्द या सूजन आती है तो उसको हम आर्थराइटिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आर्थराइटिस एक लक्षण है, एक डिज़ीज़ नहीं है, ये कई डिज़ीज़ का पार्ट हो सकता है। आपकी बात सही है, क्योंकि जब भी बोन या जॉइंट दिमाग में आता है तो ऑर्थोपेडिशन हमारे दिमाग में आते हैं। अब जनरली ऑर्थोपेडिशन का रोल फ्रैक्चर्स या कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट जहाँ पे कोई ट्रॉमा हुआ है, टीयर हुआ है, वो सब देखते हैं। बट ज़्यादातर ऑर्थोपेडिशन जब ये समझ में आता है कि ये कोई सिस्टम की बीमारी है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो गड़बड़ कर रहा है, जिस वजह से ये जॉइंट की प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम आ रही है, या उन्हें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें इन्फ्लेमेशन है, तो वो जनरली ऐसे पेशेंट्स को हमारे पास रेफ़र कर देते हैं। कुछ ऑर्थोपेडिशंस ज़रूर इस फील्ड को देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, और एक्चुअली रूमेटोलॉजिस्ट के अभाव में भी कई पेशेंट्स रूमेटोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, अवेयरनेस की कमी से भी नहीं पहुंच पाते हैं। बट आई थिंक जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे हम समझें कि हाँ, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए, वो हम आई थिंक आगे 15 से 20 मिनट में जानेंगे। तो जो आर्थराइटिस डे आता है उसमें इस बार थीम क्या रखी गई है और ये बीमारी क्या है? मतलब हम तो इसको बीमारी मानते हैं, लेकिन आपके मुताबिक तो ये बीमारियों का एक लक्षण है, तो ये आनुवांशिक है या इसके कुछ अन्य कारण भी होते हैं? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ऑब्ज़र्व करने का फ़ायदा ये है कि हम हर किसी को कोई ना कोई आइडेंटिटी चाहिए। हम जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन हम खुश रहते हैं कि हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। वैसे ही आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उस तरह से कई तरह के और डेज़ भी हैं, लूपस डे, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो कि 20 अक्टूबर को आने वाला है। अब आर्थराइटिस
एक लक्षण है, 100 से ज़्यादा अधिक बीमारियों में ये देखा जा सकता है, जिसका मतलब बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है या कोई इन्फेक्शन हुआ है। आई थिंक काफ़ी लोगों ने चिकनगुनिया शब्द सुना है, और कुछ पेशेंट्स या कुछ लोग जिनको चिकनगुनिया होता है उसके कुछ दिन बाद तक उनको जोड़ों में दर्द रहते हैं। तो ये जो जोड़ों का दर्द है यानी कि आर्थराइटिस, आइटिस मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन, वो एक बीमारी का लक्षण हुआ। ये बीमारी कई कारणों से हो सकती है। कारण के ऊपर डिपेंड करता है कि अनुवांशिक होगी कि नहीं, बट अनुवांशिक यानी कि जीन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर फैमिली में अगर एक बीमारी इस बीमारी से ग्रसित मिल गया तो आगे की सारी पीढ़ियाँ ग्रसित रहेगी। और इनफैक्ट इस चीज़ से काफ़ी पेशेंट्स और फैमिलीज़ और केयर गिवर्स डरते भी हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल। उनको दिमाग में थोड़ा डर रहता है कि ये हमारे बच्चों में तो नहीं आ जाएगी। बट ये डिपेंड करता है हम किस बीमारी की बात कर रहे हैं। कुछ आर्थराइटिस उम्र से रिलेटेड होते हैं, यानी कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, उसमें जेनेटिक्स का रोल प्लस माइनस है। उसमें आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप मोटे हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, घुटनों का कितना स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, वो उस वजह से आती है, जिसको एज रिलेटेड यानी कि डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये तो इसके प्रकार हो गए और कारण हो गए। अब हम थोड़ा लक्षणों की भी बात करना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को किस तरह के लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के दर्द तो आजकल की जीवन शैली में आम हो गए हैं और लोग उसे सामान्य रूप से ही मानते हैं। बिल्कुल। तो कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट लक्षण या साइंस या सिम्टम्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अगर एक या उससे अधिक जोड़ों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन आर्थराइटिस है, 100 में से 1 लोग को होता है। उसके क्लासिकल लक्षण क्या होते हैं कि 6 या उससे अधिक जोड़ों में एक साथ दर्द आना। कभी कभार एक जोड़ में दर्द आता है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद चोट आई होगी। एक जोड़ वाले भी घटिया होते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर आपके 6 या उससे अधिक जोड़ों में तकलीफ़ आ रही है, उसमें सूजन है, सुबह आप उठ रहे हैं तो 45 मिनट 1 घंटे तक बहुत अकड़न है, आपको सुबह उठ के आपके काम ढंग से नहीं होते हैं, आप ब्रश पकड़ना चाह रहे हैं वो ढंग से नहीं हो रही हैं, या आप शू की लेस बांधना चाह रहे हैं वो नहीं हो रही है। फ़ीमेल जो घर पे खाना बनाती हैं बोलती हैं मुझे आटा गूंदने में दिक्कत हो रही है, हाथ मेरे मॉर्निंग में स्टिफ हो जाते हैं। तो ये लक्षण हैं एक ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होने की संभावनाओं को बताते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले बोला, ये एक लक्षण है आर्थराइटिस, ये किसी डिज़ीज़ का पार्ट हो सकता है। इसका मतलब ये जोड़ के अलावा कहीं और भी आ सकता है। कहीं और का मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, हेयर से लेके टो नेल तक कुछ कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ये ऑटो इम्यून हो सकता है उसकी तरफ इशारा करेंगे। जैसे बालों का झड़ना, मुँह में छाले होना, पेशाब की जगह छाले होना, कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती है, धुंधली हो जाती है और उन्हें दिखाई देना कम हो जाता है। ये अटैक के रूप में आता है। कुछ लोग के पैरोटिड ग्रंथियाँ होती हैं, ये सूज के मोटी हो जाए, चेहरा एकदम लाल हो जाए, मतलब चेहरा इतना सुंदर और ऐसा दिखेगा धूप में जाके कि पूरा लाल हो गया है, आप घर पे वापस आ गए बट वो लाली ठीक नहीं हो रही है। कुछ लोगों को किडनी में, लंग्स में इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। तो ये सारे लक्षण जब जोड़ तक सीमित रहें या जोड़ के साथ कोई और अंग में भी आने लगे, तब वहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि ये आर्थराइटिस एक डिज़ीज़ की तरफ इशारा कर रहा है जो ऑटो इम्यून हो सकता है। अच्छा, आर्थराइटिस का संबंध उम्र से भी होता है क्या? भाई बुज़ुर्ग है उस समय ये समस्या हुई, आजकल क्या युवाओं में भी ये समस्या हो रही है? महिलाओं पुरुषों में क्या रहता है इसके मरीजों का प्रतिशत, और क्या बच्चों में भी ये समस्या हो सकती है? बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आर्थराइटिस जैसा हम कई बार ये शब्द यूज़ किए कि बहुत तरीके बीमारियों का लक्षण हो सकता है। तो ये छोटे से छोटे बच्चे 1 या 2 साल की उम्र से 80, 90, 100, आजकल सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है, और इवन आर्थराइटिस के साथ भी हम चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहे। हर उम्र में देखा जाता है। हर उम्र के अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस हैं। आई थिंक सबसे आसान है एक 70-80 साल की उम्र के आर्थराइटिस को बताना, जो ज़्यादातर लोग वही समझते हैं कि ये एजिंग की बीमारी है। इनफैक्ट कई लोग ये दुखी हो जाते हैं कि अरे बुढ़ापे की बीमारी मुझे अभी कैसे आ गई। ऐसा नहीं है। बुढ़ापे की बीमारी एक अपने आप में अलग बीमारी है, ज़्यादातर 50s, 60s, हालांकि आजकल 40 साल की उम्र में भी देखी जा रही है, जिसको डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ बोलते हैं। वो ज़्यादातर उन जोड़ों में होता है जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, घुटने, हिप जॉइंट, कुछ लोग के शोल्डर जॉइंट्स में, उसमें डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ देखा जाता है।
बच्चों में भी कई प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं जिसको हम JIA बोलते हैं, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। जुवेनाइल मतलब 16 साल से कम की उम्र के बच्चों में देखे जाने वाला गठिया। अब ये गठिया भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग के सिर्फ पैर के जोड़ों में आएंगे, कुछ लोग को कूलों में आएंगे, कुछ को कमर में आएंगे, कुछ को हाथ और पैर की उंगलियों दोनों में आएंगे, कुछ को सिर्फ जोड़ में बीमारी रहेगी और कुछ को साथ में चमड़ी में कुछ चकत्ते आने लगेंगे जैसे सोरियासिस, या किसी के नाखून खराब होने लगेंगे। इनफैक्ट नाखून खराब होना भी सिर्फ एक नहीं, अगर कई नाखून खराब हो रहे हैं ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो 20s, 30s, 40s में ज़्यादा देखी जाती है, जो यंग एज ग्रुप है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है, ये यंग एज में देखा जाता है। एक और पूरा ग्रुप है आर्थराइटिस का, वेस्कुलाइटिस, जिसमें कई तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ आती हैं, जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो सूज के मोटी हो जाती हैं और उस वजह से जिस अंग में वो सूज के मोटी हुई है उसके लक्षण पैदा करने लग जाती है। आँखों में वो यूवेटिस या स्क्लेराइटिस कर सकती है, लंग में वो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसका प्रेशर बढ़ा सकती हैं, किडनी ख़राब कर सकती हैं। तो ये सब वेस्कुलाइटिस नाम की बीमारी में देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी बीमारियां फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि 20, 30 या 40 की जो औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनमें बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। जैसे लूपस हो गया, इंडिया का डेटा बताता है कि 9 अगर फीमेल्स हैं तो 1 मेल को ये बीमारी होगी। सिमिलरली जॉगरेन है, वेस्कुलाइटिस है, कुछ जैसे टाकाएसो आर्थराइटिस। यंग एज में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हाँ हमारे तो फैमिली में है, आ गया होगा, बट अगर यंग एज में आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट है कि वो ऑटो इम्यून कारण से आ रहा है कि नहीं, वो आप ध्यान रखें। फिर एक आर्थराइटिस होता है, ईश्वर को लगा कि भाई सब फीमेल्स को ही क्यों दें, कुछ मेल्स को भी पार्शियलिटी ना करें, तो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस ग्रुप, इसमें मेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है। 2 to 3:1 का रेशियो हो सकता है, बट वो अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके से देखा गया है। जनरली 45 साल से कम उम्र वाले मेल्स जिनको कमर का दर्द या उससे संबंधित कुछ लक्षण आते हैं, उसको हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस बोलते हैं, वो मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। बच्चों में एक और ग्रुप है बीमारी का जिसमें उनके इम्यून सिस्टम ख़राब होने लग जाते हैं, यानी कि वो कम काम करने लगते हैं, उन्हें बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार निमोनिया हो सकता है, बार बार एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत या बार बार कान के इन्फेक्शन। तो ये भी एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है। अगर सही टाइम पे दिखाया जाए, सही टाइम पे पकड़ा जाए तो बहुत अच्छे से इसको बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, आपकी बातचीत में इम्यून सिस्टम को लेकर ऑटो इम्यून डिजीज़, इनका आपने कई बार जिक्र किया है और उससे ऐसा लग रहा है कि हम तो आर्थराइटिस होने पर, गठिया की समस्या जो होती है उस समय होने पर तभी ध्यान दे पाते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि उसकी तरफ तो मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? राइट, तो देखिए ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के कोई स्क्रीनिंग पैरामीटर्स एज सच नहीं है, ना हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है, ये करा लो, ये करा लो, जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात क्या है कि अगर हम लक्षणों को समझ लें कि ये जॉइंट में, बैक में, स्किन में, जैसे मैंने कई लक्षण बताए यहाँ आ सकती है, वहाँ पे हमें जागरूकता होने की ज़रूरत है। वहाँ पे हम कुछ जो स्पेशल टेस्ट हैं जो रूमेटोलॉजिस्ट आपको बताएं, वो आप करा के इसको कंफर्म कर सकते हैं। डाउट ये भी आता है कि फैमिली में माँ को है, मैं बच्चे में टेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ पूछती भी है हमसे, मैं बच्चे का अभी टेस्ट करा लूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि आगे जाके ऑटो इम्यून डिजीज़ आएगा कि नहीं। इसका भी जवाब ये है कि नहीं, हमें हर किसी में हर कोई टेस्ट नहीं कराना चाहिए। इवन इफ फैमिली में है तो 1% चांसेस होते हैं ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के कि वो फैमिली में रन करें। आपके रिस्क ज़रूर बढ़ जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे टेस्ट हर किसी में करा लें। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि वो चीज़ें जो इसके रिस्क बढ़ाती हैं, जो इम्यून सिस्टम को गड़बड़ करती है, ऑटो इम्यून मतलब शरीर का इम्यून सिस्टम आप ही के ऊपर अटैक कर रहा है। WBCs सबने सुना है आई थिंक, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं, जो डेंगू में कम हो जाती हैं या कोविड में हमने देखा था कम भी हो सकती हैं, बढ़ जाती हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। वो जैसे बॉर्डर पे पुलिस है, उसको फायरिंग शायद दूसरी तरफ करनी है, वो अपने ऊपर ही अटैक कर रही है। तो वो सब जो लक्षण पैदा करते हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम आधी से ज़्यादा बीमारियों को वैसे ही पकड़ सकते हैं। कुछ जीन्स होती हैं जो फैमिली में सबके पास होंगी, लेकिन हर किसी को इस जीन से ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है।
अच्छा, जब मरीज आपके पास आता है, अपने लक्षण बताता और आपको ऐसा यकीन हो रहा है कि इसको ऑटो इम्यून संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, इसका इम्यून सिस्टम सही नहीं है और ये आर्थराइटिस है या जो ग्रुप ऑफ आपने डिजीज़ेज़ या लक्षण बताए वो हैं, तो उसको आप कैसे पता लगाते हैं? मतलब जांचें कौन कौन सी होती हैं? तो जैसा हमने डिस्कस किया 60 to 70% चीज़ें लक्षणों पे काफ़ी एविडेंट हो जाती हैं। जांचें हम 3 या 4 कारणों से कराएंगे। एक सबसे सिंपल कारण कि हमें कुछ कंफर्म करना है, बॉडी में वो आर्थराइटिस कितना ज़्यादा है हमें ये देखना है। तो वहाँ पे हमें कुछ सिंपल ऑटोइम्यून टेस्ट होते हैं जो आजकल रूमेटॉइड फैक्टर, जो RA फैक्टर करके लोग शब्द यूज़ करते हैं, NTCCP, ANA, यूरिक एसिड बहुत ही कॉमन और बेचारा बहुत बदनाम भी होता है क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हम कभी कभार यूरिक एसिड की वजह से ही आर्थराइटिस है उसको लेबल कर देते हैं, मिस लेबल कर देते हैं। तो ये तो हुए कुछ टेस्ट जो डायग्नोसिस कंफर्म करने में हेल्प करते हैं। अब ये ऑटोइम्यून बीमारी अंदर भी चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट्स, क्योंकि हमें अंदर चल रही है कि नहीं वो भी पता करना है, क्योंकि उसके हो सकता है लक्षण ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल लूपस है या जॉगरेन सिंड्रोम है, वेस्कुलाइटिस है, ये किडनी पे आ सकता है। तो हम कैसे पता करें? क्या हम वेट करें कि क्रिएटिनिन बढ़ेगा उसके बाद हम इसको समझें? नहीं, एक सिंपल से यूरिन टेस्ट हमें ये बता देगा कि ये किडनी पे भी है कि नहीं। फिर तीसरा टेस्ट होता है इस कारण से करने की कि हम कुछ दवा चालू करना चाहते हैं। अब वो दवा चालू करने के लिए हमें पता है और हम सबको ये डर रहता है साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट। तो कुछ दवाइयाँ किडनी पचाती हैं, कुछ लिवर पचाती हैं। तो हम बेसलाइन कुछ टेस्ट करा लेते हैं जिससे हम दवा का डोज सेट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे हर 1 से 3 महीने में कुछ बेसिक टेस्ट रिपीट करके देखते हैं कि बीमारी कम हो रही है कि नहीं। ESR CRP जो इन्फ्लेमेशन को बताता है, आजकल सबको CRP पता है कोविड की वजह से, जो बहुत ही अच्छी बात है, वो हमारी बीमारियों में भी बढ़ता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन में ही बढ़े। तो ये हमें आइडिया देता है कि बीमारी कम हो रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं, या इसका क्या हो रहा है। तो डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस कि बीमारी कितनी सीवियर हो सकती है, कहाँ कहाँ है, दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम टेस्ट के थ्रू कंफर्म करते हैं। उसके अलावा फिर बहुत कुछ रेयर बीमारियां हैं जिनके बहुत कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, बट आई थिंक आज के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि कुछ बेसिक टेस्ट से ही हम 70 to 80% बीमारी आराम से पकड़ सकते हैं। अच्छा, इस बीमारी के बारे में, मतलब आर्थराइटिस के बारे में ये माना जाता है कि ये एक बार हो जाए तो फिर इसका पक्का इलाज नहीं होता, मतलब परमानेंट राहत आपको नहीं मिलती, ये आगे ना पीछे आपको परेशान करता ही रहेगा। तो एक तो इसका इलाज कैसे होता है, पक्की राहत मतलब परमानेंट राहत कैसे मिलती है मरीज को। दूसरा, ऐसी कौन सी बीमारियां या कंडीशन हैं या ऐसी दवाइयां हैं जो आर्थराइटिस की वजह बनती हैं या उनकी वजह से ये समस्या हो सकती है। आर्थराइटिस के साथ या ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ बहुत बार ये शब्द जोड़ा जाता है लाइलाज, जो कि गलत है। साइंस में इतना विकास हो चुका है, आजकल हम एक टर्म यूज़ करते हैं ट्रीट टू टारगेट, यानी कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है। इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का इनफैक्ट आर्थराइटिस इज़ ट्रीटेबल करके हम स्लोगन यूज़ कर रहे हैं। रूमेटोलॉजी एसोसिएशन राजस्थान ने मिशन रिमिशन करके एक टैगलाइन यूज़ करना चाहा है, जहाँ रिमिशन का मतलब होता है कि गठिया ऑलमोस्ट शून्य हो जाए। गठिया के कौन से प्रकार हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लंबा चलेगा कि नहीं, बट ये बात सही है कि ज़्यादातर गठिया, अगर एक सिंपल आंसर देना है, ज़िंदगी भर चलता है। लेकिन जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सबको अवेयरनेस है। आजकल हम जाके पूछते नहीं हैं डॉक्टर से कि शुगर की दवा कब तक लूँ, क्या करूँ, बंद कर दूँ क्या, दवा नुकसान तो नहीं करेगी। 1-2 बार पूछ के हमारा मन तैयार रहता है क्योंकि हमें पता है। तो मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूँ कि आप हम पर छोड़ें, हमारा लक्ष्य है कि हम आपको, अगर इन्फ्लेमेशन यहाँ है तो हमें इसको यहाँ लेके आना है। जब ये कुछ टाइम तक इस नीचे के लेवल पे चल रहा होगा, रिपोर्ट्स अच्छी आ रही होंगी, तो हम खुद दवाइयाँ कम करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि आप रिमिशन में रहें, आप आराम से रहें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चले, आपके वर्क पर इसका कोई असर ना हो। क्योंकि एक जन अगर घर में बीमार होता है ना, तो वो बीमारी उस अकेले की नहीं है, वो सबकी है, स्पेशली वो अगर क्रॉनिक हो। बट कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं आर्थराइटिस में जो कुछ टाइम के लिए चलती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। तो वो निर्भर करता है कि आपको क्या डायग्नोसिस मिला है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीट टू टारगेट, जल्दी बीमारी को पकड़ना,
ताकि डिले ना हो। डिले का मतलब है डैमेज। तो जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक में आपने सुना है आजकल कि आप टाइम पे आते हैं तो आपके हार्ट को, आपके लकवे को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। वैसे ही हम लोग भी एक थेराप्यूटिक विंडो करके एक शब्द यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। अगर हम 12 हफ्ते के अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स कहीं बेहतर हैं अगर हम 12 साल 10 साल लगा दें। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी इंडिया में पिछले 10 साल में अगर ट्रेंड देखें तो बीमारी पकड़ने में वक्त लग रहा है। कुछ जगह 12 महीने, कुछ जगह 24 महीने, और कहाँ हम 12 हफ्तों की बात कर रहे हैं। यूके में, यूरोप में जहाँ मैं गया था वहाँ पे अर्ली आर्थराइटिस क्लिनिक स्टार्ट हो रही है, जहाँ 6 हफ्ते के अंदर ये लोग आर्थराइटिस को पकड़ना चाहते हैं। क्यों पकड़ना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि हम रिमिशन, हम इसको ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि छोटे बच्चों के पैर टेढ़े हो जाएं, एक पैर छोटा रह जाए आर्थराइटिस की वजह से, क्योंकि वो सूज गया है, वो काम करना आगे बंद कर दे। या एक यंग मेल कमर दर्द की वजह से जो उसको रात को परेशान करता है, सुबह अकड़न करता है, वो टेढ़ा होकर ऐसे घूमने लगे। हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम दवाइयों से इसको बेहतर कर सकते हैं। बहुत लोगों के प्रयासों के बाद, इंक्लूडिंग करंट गवर्नमेंट के प्रयासों के बाद, एसएमएस में ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया है 30 दिसंबर पिछले साल से। और ऐसा पहली बार हुआ है पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कि ये डिपार्टमेंट आया है। इसके कई फ़ायदे हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी महंगी दवाइयाँ भी आजकल भामाशाह और चिरंजीवी के थ्रू अवेलेबल है। कुछ कॉमन दवाइयाँ जो हम 70% लोगों में इस्तेमाल करते हैं वो ऑलरेडी फ्री मिल रही हैं। उसके अलावा भी अगर आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाती है तो कुछ महंगी से महंगी दवाइयाँ आजकल आयुष्मान या चिरंजीवी योजनाओं में, भामाशाह योजनाओं में जुड़ गई है और जुड़ रही हैं, और इस पे काफ़ी कार्य हो रहा है। और इससे 90% से ज़्यादा लोग जो कोई दवा से या किसी से फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा था, उनको अब फ़ायदा पहुंच रहा है। अब दूसरा सवाल, कुछ दवाइयाँ भी हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस करा सकती हैं, आर्थराइटिस करा सकती हैं, पर जनरली वो दवाइयाँ जब हम बंद कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन दवाइयाँ जैसे टीबी है, कई बार टीबी के पेशेंट्स को जोड़ों में दर्द आ जाता है। वो टीबी की वजह से भी हो सकता है, वो टीबी का रिएक्शन भी हो सकता है, या दवा का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो बंद करके हम इलाज करेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। अब तीसरी चीज़ कि क्या इन दवाइयों से कुछ और हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है। पैरासीटामोल से भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हम खाना बाहर खाने जाते हैं, हमें दस्त भी हो जाते हैं। वैसे ही दवाइयों के भी अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। बट क्योंकि फ़ायदे ज़्यादा हैं, आजकल लोगों की लाइफ ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल रह रही है। जितना वो ईश्वर से लिखवा के आए हैं उतने पे ही वो उतने तक अच्छे से जिए, तो इन दवाइयों को मॉनिटरिंग के साथ हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्टेरॉइड नाम की दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं जिससे बहुत डर बना हुआ रहता है। बट अगर स्टेरॉइड सही मात्रा पे सही समय के लिए यूज़ किया जाए और फिर बंद कर दिया जाए तो आपकी लाइफ एक गेम चेंजिंग, एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बचाव के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि आर्थराइटिस की वजह बनती हैं या आगे जाकर बन सकती हैं। हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारा व्यायाम नहीं करना और हमारी मेंटल हेल्थ, कुछ साथ में अन्य तरह की बीमारियां हैं तो लापरवाही, तो इन सब को लेके भी आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। स्ट्रेस, आई थिंक ऐसी कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है जिसमें स्ट्रेस का एक रोल नहीं रहता है। स्पेशली आजकल की इतनी फास्ट ज़िंदगी, हर कोई इतना बिज़ी है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालने से क्या होता है, मोटापा बढ़ सकता है। मोटापा इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और मोटापा जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस हैं उनको जल्दी ला सकता है। इनफैक्ट जिनको ऑलरेडी आर्थराइटिस है उनमें भी अगर हमें बीमारी कंट्रोल करनी है तो हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आप फिट रहें। हमारा साथ में एक ये लक्ष्य है कि कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं जिसमें कसरत, योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन लोग को ऑलरेडी ऑटो इम्यून बीमारी है उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, जिनके फैमिली में ये बीमारी है उनके लिए भी इक्वली महत्वपूर्ण है। बट अगर हमें ओवरऑल फिट रहना है, जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहिए, एज रिलेटेड आर्थराइटिस भी जल्दी नहीं चाहिए, तो हमें लाइफस्टाइल फिट रखने के लिए सब तरह का पोषण, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक चीज़ का और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल सिर्फ बाकी बीमारियां ही नहीं बढ़ाता है, कैंसर ही नहीं बढ़ाता है, इवन ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ और आर्थराइटिस के रिस्क बहुत बढ़ाता है।
अच्छी हाइजीन रखेंगे तो इन्फेक्शंस कम होंगे। ये भी देखा गया है कि अगर बार बार इन्फेक्शंस होते हैं तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ को प्रेसिपिटेट या ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को कोविड और कोविड की वैक्सीन के बाद कुछ कुछ ऑटो इम्यून लक्षण आने लगे हैं। तो इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स भी हैं, पॉल्यूशन, सिलिकोसिस, जो सिलिका या सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनमें भी ये थोड़ी सी बीमारी ज़्यादा देखी गई है। तो उन सबको उस हिसाब से एक ध्यान रखना चाहिए और हमें सबके भले के लिए पॉल्यूशन ना फैलाएं, स्मोकिंग ना करें, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं वे केवल दवाइयों से इलाज ही करते हैं या जब सर्जरी की कोई स्थिति आती है तो उसमें भी उनकी कोई भूमिका होती है? सर्जरी में हमारी भूमिका सिर्फ उस हद तक रहती है। देखिए, हमारे पास दवाइयाँ हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बस देना है तो देते रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई चीज़ अगर काम नहीं कर रही है, हमारे पास हर चीज़ रिसर्च बेस्ड या एविडेंस बेस्ड है। जैसे कोई दवा काम 3 से 6 महीने तक नहीं करी, हम उसको बदल देते हैं, दूसरी ट्राई करते हैं, तीसरी ट्राई करते हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि बीमारी एक्टिव है कि डैमेज है, ये डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत, इसको क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं वो जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उस हिसाब से अगर मान लीजिए आपके घुटने पूरे ख़राब हो गए, वहाँ सूजन नहीं है, आप चल रहे हैं, वज़न डाल रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केसेस में नी रिप्लेसमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से दवा करी है, टाइम टू टाइम दवा ली है, कुछ कसरत हैं वो आपने ढंग से की है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव आर्थराइटिस भी 70% से ज़्यादा लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ कसरत, अच्छा वज़न मेंटेन करने से, हड्डियाँ मजबूत रखने से बेहतर हो सकता है। बट जिस स्टेज पे हमें लगता है कि इस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, इसको हम और बेहतरीन कर सकते हैं, तो उन केसेस में सर्जरी का भी रोल रहता है, पर्टिकुलरली नी या हिप का रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। तो डॉक्टर अविनाश जैन जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने आर्थराइटिस से जुड़ी हुई इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दवाई के मामले में तो हम एक बार फिर भी पूछ लेते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें और आदतें जो हमने अपना रखी हैं, उनको लेकर हम कभी नहीं सोचते या पूछते कि क्या इससे मुझे नुकसान होगा। उस पे ध्यान दीजिए, लक्षणों पे ध्यान दीजिए। आप इन बीमारियों से, जो असाध्य बीमारी की श्रेणी में आती है, बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।